नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और स्वागत है आपका स्पेशल करंट अपडेट प्रोग्राम में। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सप्ताह भर की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की खबरें होती हैं उसको बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में लेकर आपके सामने आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरें बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में कौन सी हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। पहला प्रश्न है, मोहम्मद बांध परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बता दें कि जो मोहम्मद बांध है वो हाल ही में चर्चा में आया है। आगे विस्तार से बात करते हैं। पहले प्रश्न देखिए, तो पहला कथन है, मोहम्मद बांध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्वात नदी पर स्थित है। दूसरा है, इसका निर्माण विश्व बैंक की तकनीक और वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। तीसरा है, बांध का उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई में सुधार और बाढ़ नियंत्रण प्रदान करना है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका इसमें से सही है। तो देखिए, जो मोहम्मद बांध है वो पाकिस्तान में है, बिल्कुल है, और चीन इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा है। जब भारत ने सिंधु जल समझौता जो है उसको निलंबित कर दिया तो उसके बाद से चीन अपने रणनीति के तहत पाकिस्तान से और मधुर संबंध बनाते हुए इस मौके को भुनाना चाहता है। और मोहम्मद जो बांध का प्रोजेक्ट है वहां पर ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, उस पर फिर से चीन सहायता दे रहा है और कह रहा है कि इसको दिसंबर 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाए। तो मोहम्मद बांध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नहीं है, स्वात नदी पर तो स्थित है। ये तो आपका सही है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। कहां स्थित है ये आपको अभी बताते हैं। सिंध प्रांत में फिलहाल नहीं है, खैबर पख्तूनवा जो है उस प्रांत में है, जो कि उसके ऊपरी हिस्से में है। उसको आप मैप में भी देखेंगे। इसका निर्माण विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें वित्तीय सहायता 70% जो है वो कौन दे रहा है? चीन दे रहा है। तो चीन इसमें योगदान देगा 70%, और साथ साथ 30% जो है वो इसमें पाकिस्तान का योगदान है। तो इन दोनों की सहायता से हो रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो बांध का उद्देश्य, हाँ बिल्कुल, जल विद्युत उत्पादन है, सिंचाई है, सुधार है, बाढ़ नियंत्रण है। क्योंकि जो सिंधु जल है, अगर भारत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है कि उसके जल को रोकने में सक्षम हो जाए, फिलहाल अभी उतना नहीं है, तो जरूर पाकिस्तान के पास जो है जो पेयजल है उसका संकट आ सकता है, सिंचाई की सुविधा में उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये चीजें प्रभावित होंगी। सिंधु जल पे अगर बात करें तो 90% पेयजल पे निर्भरता है सिंधु जल के माध्यम से। तो इसलिए केवल तीसरा आपका सही है। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी, यानी केवल तीसरा आपका सही है इसमें से। अब देखिए, पाकिस्तान में जल विद्युत विकास प्राधिकरण जो है वो है 30% ये, और दूसरा चीन की तरफ से बात करें तो गेझोउबा ग्रुप कंपनी 70% ये। तो इन दोनों से मिलके ही इसका वित्त पोषण हो रहा है। 213 मीटर ऊंचा जो है ये होगा बांध, जो है डैम बनाया जाएगा, और 1.239 मिलियन एकड़ फीट पानी इसमें समाहित होगा। निर्माण 2019 में शुरू हुआ, लेकिन अभी पूरा नहीं हो सका। अनुमानित समाप्ति जो तिथि है दिसंबर 25 है। 2862 गीगावाट घंटे ऊर्जा का उत्पादन होगा, ऐसा अनुमान है। पेशावर को हर दिन 300 मिलियन गैलन पीने का पानी उपलब्ध होगा। साथ ही जल विद्युत शक्ति, सिंचाई, बाढ़ जोखिम को कम करने में सहायता करेगा। और खैबर पख्तूनवा जो प्रांत है, मोहम्मद जिला है, स्वात नदी पर स्थिति है इसकी, और खैबर पख्तूनवा प्रांत जो है, ये वाला प्रांत जो है यहीं पर इसकी स्थिति है। आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से। यहीं पर एक और बांध है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या है। ये है आपका मोहम्मद डैम, और ये पीओके में बांध है। इस पर भी अब चीन काफी सहायता देने का काम कर रहा है। तो इसका नाम आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा बांध है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत ही इसको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, विकल्प आपके सामने है केरल, मिजोरम, सिक्किम, गोवा। तो यहां पर सही विकल्प आपका है विकल्प बी। मिजोरम को दरअसल न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जनगणना के हिसाब से नहीं, 2011 की जो जनगणना है उसके लिहाज से देखेंगे तो 91.33% यानी भारत में तीसरा स्थान है इसका साक्षरता के लिहाज से। पहले दो पर कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब राज्य का दर्जा अगर बात करें तो 20 फरवरी 1927 को मिजोरम को मिला था। अब इसकी अगर बात करें तो जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, यानी न्यू इंडिया जो लिटरेसी प्रोग्राम है, ये लॉन्च हुआ था 2022 में। इसकी अवधि थी 2022 से 2027। अब इसका लक्ष्य क्या है? तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वयस्क हैं उनको साक्षर किया जाए। और विजन यह है कि जन जन तक साक्षर, यानी सभी के लिए साक्षरता, ये इसका विजन है। उपलब्धि तिथि 20 मई 2025 को मिजोरम ने यह उपलब्धि हासिल की है, जब साक्षरता दर इस प्रोग्राम के तहत 98.2% यहां पर दर्ज की गई और पूर्ण साक्षर का दर्जा इसको मिला है। पूर्ण साक्षर का मतलब होता है कि जब भी 95% से 95% से अधिक अगर कोई राज्य या जिला साक्षर हो जाता है, विशेष तौर पर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के अगर सारे लोग पढ़ने लिखने में सक्षम हो जाते हैं, तो ऐसी दशा में उस जगह को, उस राज्य को, उस जिले को पूर्ण साक्षर का दर्जा दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में
हायल नार्लिकर का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था? महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, इसका जवाब आप दीजिए। जीवन एक खगोल यात्रा ए विकल्प है, मेरी वैज्ञानिक दुनिया बी विकल्प है, 4 नगरांतले मजे विश्व सी विकल्प है और ब्रह्मांड की खोज आपका डी विकल्प है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है विकल्प सी, 4 नगरांतले मजे विश्व। व्याख्या को देख लेते हैं। तो देखिए, ये प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक थे, पद्म विभूषण सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका था और जयंत नार्लिकर जी का निधन 87 वर्ष की आयु में हुआ। इनके वैज्ञानिक योगदान की अगर बात करें तो 1964 में अंग्रेजी खगोल शास्त्री और प्रोफेसर फ्रेड हायल के साथ मिलकर इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के प्रसिद्ध हायल नार्लिकर सिद्धांत को दिया था। हायल इनके नाम जो है, जो प्रोफेसर थे इनके सहायक, उनके नाम से लिया गया, नार्लिकर इनके नाम से इस सिद्धांत का नाम ही पड़ा। और वैज्ञानिक कहानी एक इन्होंने लिखी जिसको कि द कॉमेट के नाम से, धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। और इनकी आत्मकथा, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, 4 नगरांतले मजे विश्व यानी 4 शहरों की मेरी कहानी, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो साहित्यकार भी थे, वैज्ञानिक तो हैं ही, इनके वैज्ञानिक योगदान से स्पष्ट है। साथ ही साथ इन्होंने एक संस्थान की भी स्थापना की थी। उस संस्थान का नाम क्या था? पुणे में द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसकी स्थापना भी की थी। और पुरस्कार की बात करें तो 1965 में पद्म भूषण, 2004 में पद्म विभूषण, 1996 में यूनेस्को कलिंग पुरस्कार, 2004 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी प्रिक्स जूल्स जैनसन गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये सारे इनको पुरस्कार मिले हैं। और साहित्य और वैज्ञानिक दोनों क्षेत्रों में इनका जो योगदान है उनको ये पुरस्कार भी बयां करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी का निधन है। इनसे सवाल आगामी परीक्षा में जरूर बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, बानो मुश्ताक की कृति हार्ट लैम्प का अनुवाद किसने किया है? आपको पता है कि हाल ही में ये पुरस्कृत हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से। गीतांजलि श्री, डेजी रॉकवेल, दीपा भस्ती, अनुराधा गोयल। तो सी विकल्प दीपा भस्ती ने किया है। यहाँ पर देखिए, पुरस्कार की जो राशि होती है मूल रूप से जिस भाषा की पुस्तक होती है उसकी लेखिका को, और जो ट्रांसलेट करते हैं उसमें वो राशि क्या की जाती है। जैसे मान लीजिए 50,000 पाउंड मिला, तो 50,000 पाउंड की जो राशि होगी वो इन दोनों लोग में समान मात्रा में विभाजित हो जाएगी। अब कन्नड़ लेखिका है, कार्यकर्ता है बानो मुश्ताक, इनकी जो पुस्तक है लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प, उसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। और इसी का इसको ट्रांसलेट करने का काम मूल रूप से तो कन्नड़ में लिखी गई है, किसने किया है? तो उन्हीं की बात हो रही है, दीपा भस्ती जी की। कन्नड़ से इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है। अब हार्ट लैम्प की अगर बात करें तो 1990 से 23 के बीच जो कहानियां हैं उसमें से 12 कहानियों का ये संग्रह है, लघु कथाओं का संग्रह है। और ये दक्षिण भारतीय जो मुस्लिम महिलाओं के जीवन को इसमें विशेष तौर पर दर्शाया गया है। और वहां पर जो पितृसत्तात्मक समाज है उसको, परिवार और स्वायत्तता से जूझती जो महिलाएं हैं उनको लेकर यहाँ पर इस किताब में स्थितियों को बयां किया गया है। ये पुरस्कार जीतने वाली पहली अनुवादक भी बन गई। इसी के साथ साथ अगर बात करें दीपा भस्ती की और कन्नड़ की, ये पुरस्कार हासिल करने वाली पहली पुस्तक भी बन गई। तो हार्ट लैम्प इसलिए और महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर हिंदी की बात करें तो टॉम्ब ऑफ सैंड 2022 में डेजी रॉकवेल ने इसको अनुवादित किया था। यह हिंदी की कृति थी जिसको गीतांजलि श्री ने लिखा था। रेत समाधि नाम से काफी प्रसिद्ध हुई थी ये किताब। अब देखिए, ये जो पुरस्कार दिया जाता है मूलतः अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में कोई अगर कृति है तो उसको अंग्रेजी, उसका अनुवाद आयरलैंड और यूके में प्रकाशित हुआ हो तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। स्थापना वर्ष की बात करें तो ये 2005 में स्थापित हुआ था। और उद्देश्य क्या है? तो विश्व साहित्य को प्रोत्साहन देना और अंग्रेजी में अनुदित मतलब अनुवादित जो श्रेष्ठ साहित्य है उसको सम्मानित करना। पुरस्कार राशि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि शुरू में उल्लेख किया गया, राशि लेखक और अनुवादक के बीच में बराबर बराबर बांटी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर बनाम बुकर पुरस्कार में भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो अनुवादित पुस्तकों के लिए दिया जाता है जो ये प्रदान किया गया है। और केवल बुकर प्राइज अगर कहीं लिखा रहेगा तो जिसको पहले मैन बुकर कहा जाता था, तो मूलतः वो अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकों के लिए दिया जाता है। अगला है, ऑपरेशन ओलिविया किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? विकल्प आपके सामने है, जैविक खेती को बढ़ावा देना। विकल्प बी, ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन स्थलों की रक्षा करना। विकल्प सी, समुद्री प्रदूषण रोकना या वन्यजीव तस्करी को नियंत्रित करना। तो यहाँ सही विकल्प होगा आपका विकल्प बी, ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन स्थलों की रक्षा करना। देखिए, इसकी व्याख्या को देखिए। ओलिव रिडले अक्सर ही परीक्षा में किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जाता है। तो जो भारतीय तट रक्षक बल है वो एक वार्षिक अभियान है, उस अभियान के तहत ही ऑपरेशन ओलिविया, जो कि उड़ीसा जो क्षेत्र है वहां पर ऋषिकुल्या नदी है, उस नदी के मुहाने पर ये जो ओलिव रिडले कछुए होते हैं वो क्या करते हैं? घोंसला बनाते हैं। और वहां पर
6.98 यानी 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं की वहां पर रक्षा की गई है। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। इसलिए ये काफी चर्चा में आया है। ये अभियान पहले से चल रहा है, 1980 के दशक से ही प्रारंभ हुआ था उड़ीसा के तट पर ऑपरेशन ओलिविया। इसकी सफलता की वजह से ये चर्चा में है। अब इन कछुओं को उनके प्रजनन स्थल जो होते हैं, जो घोंसले ये बनाते हैं अपने मौसम के दौरान, जिस मौसम में यहाँ पर प्रजनन होता है, तो उसको संरक्षित करने के लिए ही अभियान शुरू किया गया था, ऑपरेशन ओलिविया। उद्देश्य क्या है? तो जो गहिरमाथा समुद्र तट है उड़ीसा के निकटवर्ती क्षेत्र में, अवैध रूप से वहां पर मछली पकड़ने वाले लोगों को भी कंट्रोल किया गया कि भाई इनका प्रजनन स्थल है, यहाँ पर आप ना आइए। कछुओं के लिए सुरक्षित घोंसला ताकि बना रहे, उनका आवास प्रभावित ना हो। अब देखिए ये जो कछुए हैं, इनको आप तस्वीर में देखिए, इनका जो कवच होता है ऊपर का, उसका जो रंग होता है वो ऑलिव उसका कलर होता है, इसलिए इनको ऑलिव रिडले कहा जाता है। ये क्या है? तो चेलोनिडे परिवार की सबसे छोटी समुद्री कछुआ प्रजाति है। काफी छोटे होते हैं और ये सर्वाहारी होते हैं, यानी शाकाहारी मांसाहारी सब होते हैं। और अरीवाडा नामक एक सामूहिक घोंसला बनाते हैं, यानी सामूहिक जो घोंसला होता है उसको अरीवाडा कहा जाता है, और इसी घटना के लिए ये मशहूर है। साथ ही साथ यहाँ पर हजारों मादाएं आती हैं, एक साथ घोंसला बनाती हैं। प्रशांत भारतीय अटलांटिक महासागर में 9000 किलोमीटर तक ये प्रवास करते हैं और इस जगह पर आते हैं और वहां पर फिर अपना प्रजनन करते हैं। अब इन प्रमुख घोंसले के निर्माण स्थलों में जैसा कि बताया गया, उड़ीसा, अंडमान द्वीप समूह, जब गहिरमाथा, ऋषिकुल्या और देवी नदी का जो मुहाना है वहां पर स्थिति है। अब इनकी कंडीशन क्या है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 में है, IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित, और साइट्स के परिशिष्ट 1 के तहत इनको संरक्षित किया गया है। हाल ही में OCI पोर्टल किसने लॉन्च किया? OCI पोर्टल को लॉन्च किया गया है। लॉन्च क्या किया गया है? नए तरीके से लॉन्च किया गया है। इससे पहले से भी ये पोर्टल था, लेकिन एक नए रूप में इसको लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति। तो सी विकल्प आपका यहाँ पर सही है। इसको ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया गया है इस पोर्टल को। और जो नया OCI सेवा पोर्टल है, ये भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए एक नई वेबसाइट है, समझिए। पुरानी जो वेबसाइट थी उसको और ज्यादा बेहतर बनाया गया। पहले वाली वेबसाइट 2013 में शुरू हुई थी, लेकिन अब पुरानी हो गई थी, तो उसको और अपडेट करते हुए 180 से ज्यादा भारतीय दूतावासों में यह काम करती है। 2000 आवेदन यहाँ रोज एक तरह से आते हैं, पूरे किए जाते हैं, निपटाए जाते हैं। तो इसमें आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा ना आए, वो और ज्यादा फास्ट हो सके, बेहतर काम कर सके, ज्यादा आसान हो, जल्दी काम हो। तो इसलिए वेबसाइट अब यूजर फ्रेंडली बनाई गई है, ताकि इसको चलाना समझना और आसान हो सके। अब OCI योजना की अगर बात करें तो 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के बाद इसको लाया गया था। और उद्देश्य क्या है? जो भारतीय मूल के जो विदेशी लोग हैं, उनको, उन नागरिकों को भारत से जुड़ाव उनका बरकरार रखा जाए, इसलिए इसको लाया गया था। अब जो जिनके पास OCI कार्ड धारक होंगे, जो भी जिनके पास ये कार्ड होगा, तो भारत में वो वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे। यहाँ पर शिक्षा हो, चाहे आर्थिक अधिकार हो, या कुछ हद तक संपत्ति खरीदने की अनुमति भी दी जाती है, पूरी तरह से नहीं। कार्ड धारकों को कुछ पॉलिटिकल अधिकार जैसे मतदान, सरकारी नौकरी और संवैधानिक पद, ये सब प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसमें कुछ अधिकार ऐसे होते हैं, दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे। अगर यहाँ के मूल में उनका कुछ न कुछ संबंध है, तो इस डायस्पोरा को आकर्षित किया जाए। हाल ही में तीस्ता प्रहार अभ्यारण्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो तीस्ता प्रहार अभ्यास की बात हो रही है, कहां पर आयोजित किया गया? राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो देखिए इसका आयोजन हुआ पश्चिम बंगाल में, और विशेष तौर पर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास ही इस अभ्यास को किया गया। बेसिकली तीस्ता प्रहार अभ्यास जो है वो भारतीय सेना द्वारा किया गया। और ये आयोजित कैसा अभ्यास था? तो इंटीग्रेटेड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में की गई थी। अब ये कहां पर की गई? तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक के नाम से भी मशहूर है, वो पूर्वोत्तर को कनेक्ट करने का एक 20 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। और इसी पर जो चाइना है, चाहे नेपाल हो गया, चाहे बांग्लादेश हो गया, ऊपर नेपाल की स्थिति है, नीचे बांग्लादेश की स्थिति है। तो चिकन नेक जो है पतला सा एरिया है, और नीचे के पार्ट में बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल है, ऊपर चीन है। अब इनसे संबंध खराब हमारे हो रहे हैं, तो इसीलिए भारत ने क्या किया है? भारत ने कलादान प्रोजेक्ट जो है म्यांमार के रास्ते फिर से पूर्वोत्तर से कनेक्ट करने के लिए शुरू कर दिया है। ठीक है, तो कलादान पे हमारा काम शुरू हुआ। तो फिलहाल ये बताने के लिए कि हम इस क्षेत्र में भी कमजोर नहीं है, वहां पर एक मैसेज दिया जाता है प्रतीकात्मक रूप में। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही इसको किया गया है। ये अक्सर चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। इसमें तटीय क्षेत्र में सेना की परिचालन तत्परता, लड़ाकू विमान भी थे, फिर जो सहायक सेना थी, सबके बीच में ये दिखाया गया कि एक समन्वय है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन है। चाहे हमारी इन्फेंट्री हो, चाहे हमारी आर्टिलरी हो, चाहे वो हमारा
मशीनीकृत हमारी पैदल सेना हो, ये सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन दिखाने के लिए इंजीनियर से हो, सिग्नल सहित हो, सबके बीच में एक कॉम्बैट आर्म्स हो, सबको एक जगह लाया गया, अभ्यास किया गया प्रदर्शन करने के लिए कि सबके बीच में एक सक्रिय भागीदारी है, कोऑर्डिनेशन है। अगला है भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन किन दो स्थलों को जोड़ेगी? तो देखिए भारत की पहली है जंगल सफारी विस्टा डोम ट्रेन, ये ट्रेन है। अब देखिए विस्टा डोम जो होती है ट्रेन होती है बेसिकली ये दो शब्द से बना है, विस्टा और डोम। डोम का मतलब गुंबद, गुंबद जैसा आकार, और विस्टा का मतलब होता है दृश्य। तो देखिए जो भी दृश्य होता है उसको बहुत स्पष्ट देखने के लिए इसमें बड़े बड़े जो है शीशे लगाए जाते हैं, इसकी खिड़कियां बड़ी होती हैं ताकि बाहर का दृश्य साफ दिखाई दे सके। तो जो विस्टा डोम जो सफारी ट्रेन है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें जो अमूमन जो ट्रेन की खिड़कियां होती है उससे ज्यादा पारदर्शी इसमें व्यवस्था बनाई जाती है ताकि बाहर के दृश्य को बहुत साफ और स्पष्ट देख सके, ज्यादा देख सके। अब देखिए कहां पर ये चलेगी, किस जंगल सफारी में चलेगी? भारत की पहली ट्रेन है या ऐसी जो जंगल सफारी में चलेगी। तो देखिए कार्बेट नेशनल पार्क और नैनीताल, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क और ताडोबा टाइगर रिजर्व। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा टाइगर रिजर्व में ये इन दोनों को कनेक्ट करेगी। अब देखिए इस टाइप का कुछ दृश्य होता है, इस तरह से ये ट्रेन होती है जिसमें कि बड़े बड़े शीशे, आपको बाहर का आपको जो भी दृश्य है वो बहुत साफ दिखाई देगा। तो फिलहाल बी विकल्प सही है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा टाइगर रिजर्व। अब भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन को शुरू किया है। जंगल सफारी विस्टा डोम ट्रेन आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह पहल कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से कनेक्ट करेगी और ये समृद्ध जैव विविधता का अनुभव करने का मौका दिलाएगी इसके यात्रियों को। और यह योजना उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन थीम का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किस खिलाड़ी ने भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया? विकल्प आपके सामने है, लियोन मेंडोंका, अर्जुन एरगेसी, श्रीहरि LR या प्रज्ञानंद R। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है विकल्प श्रीहरि LR। देखिए भारत के ये 86वें बने हैं, तो ध्यान रखिएगा, नंबर भी कभी कभी पूछ लेता है। कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। श्रीहरि LR संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 थी, वहीं पर इनको 86वें ग्रैंड मास्टर बनने का ये सौभाग्य मिला। अब भारत के ग्रैंड मास्टर पर एक नजर डालें अगर, तो पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। कब? 1988 में बने थे। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? कोनेरू हम्पी थी 2002 में। केवल 15 वर्ष की आयु में कोनेरू हम्पी जो है यही है, चित्र में आप देख लीजिए, 15 साल की थी तभी ये महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी और उस वक्त ये पूरे विश्व की सबसे कम आयु की महिला ग्रैंड मास्टर थी। उस समय दुनिया की सबसे कम एज की थी, तो ये याद रखिएगा। वर्तमान में अगर बात करें तो 3 महिला ग्रैंड मास्टर्स हैं, कोनेरू हम्पी के अलावा द्रोणावल्ली हरिका और R वैशाली, ये 2 अन्य हैं। तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि लखनऊ में UPPCS NAGS फाउंडेशन बैच की सूचना है। हिंदी माध्यम का बैच 26 मई शाम 6:15 बजे और इंग्लिश मीडियम का बैच 20 मई 6 बजे से शाम को प्रारंभ हो रहा है। और अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। ओलिव रिडले कछुए किस परिवार से संबंधित है? इसका जवाब आपको देना है। विकल्प आपके सामने है, टेस्टुडिनिडे, चेलोनिडे, क्रोकोडिलिडे या एम्फीबियन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।